नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला 247 पर। एक बार सभी बच्चे जो क्लास से जुड़ जाएंगे, स्वागत है भैया आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज में, जो कि हम लगातार करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन, रासायनिक बल गति की, और आपका अगला जो चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज सेकेंड क्लास है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो लगातार भैया हम आपके लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को अपने और भी साथी मित्रों के साथ क्लास को साझा करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपने साथी मित्रों के साथ, मैंने कई बार बोल ही दिया है भैया, ये आपका नैतिक दायित्व भी बनता है कि क्लास को आप साझा भी करें। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप ये तो सिर्फ कर ही सकते हैं। चलो, तो नेक्स्ट आगे चला जाए भैया, नेक्स्ट अगले वाले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो भैया उससे पहले हम कुछ बातें जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट वाली क्लास में हमने क्या थी, डिस्कस की थी। ठीक है भाई, उन बातों को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो तो बेटा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, विद्युत इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक बार लिखते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। ठीक है, एक बार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बार समझने का प्रयास करेंगे भैया। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो, इसको समझने का भी प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में भी आपको जरूरत पड़ेगी, और कम से कम 21 से लेके 30 तक तो निकालना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। यदि नहीं आएगा तो फिर तो बहुत सारी दिक्कत, समस्या, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हमने कल लास्ट किया था, तो हम 21वें नंबर की बात करेंगे। तो एक ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने की, कि सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन, वेरी क्रूअल मैन, फिर कोई क्या करेगा भैया, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। ठीक है, ये ट्रिक हमने आपको बताई थी। अब देखो, अब देखेंगे भैया यहां पर आप, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं मैं स्कैंडियम का। तो क्या आता था, इसका आता था 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 3p6, और क्या 4s2 3d1, यही तो आता था जी सर। तो आपको बता दूं, आपने इसे और शॉर्ट में लिख सकते हो, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बार बार हम इसे रिपीट करते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है कि सर कैसे। तो देखो, आपने आर्गन, आर्गन क्या होती है आपकी, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते हैं तो कहां तक जाता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। इतने की जगह पे आप ये लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ए आर, क्या लिखेंगे, ए आर, आर्गन। ठीक है, आर्गन आपने लिख दिया। इसके बाद 4s क्या आ जाएगा, 4s2 और 3d2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी बच्चे कमेंट में थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर यहां तक बात क्लियर है, आगे चला जाए। ऐसे भैया आगे हम जो भी आपके तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप ऐसे ही लिखते चलेंगे। यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, आर्गन लिख लिया, ये हो जाएगा 4s2 3d3। ऐसे ही यहाँ पर ये ए आर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4s2 3d4। होगा नहीं होगा? लेकिन भैया क्रोमियम वाला केस मैंने आपको अलग बताया था। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बन होगा, यहाँ पर ये बन होगा, और 3d5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं बात करूं आपकी एफ ई आयरन की, तो ये हो जाएगा 4s2
3D5 हो जाएगा। ऐसे ही हम कोबाल्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा AR, ये हो जाएगा 4s2 और भैया ऐसे हम क्या लिख देंगे 3D6, क्या लिख देंगे 3D6। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आगे हम बात करेंगे भैया, आगे बात करेंगे हम 27 की। 27, 28, 29 और 30, इनकी मैं बात करता हूं। तो कोबाल्ट के बाद निकेल आएगा, निकेल के बाद आपका क्या आएगा है नई, फिर कोई नई, हमने कहीं गलती कर दी, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रूअल मैन, हाँ गलती कर दी है भाई, ठीक है गलती कर दी है, इसे सही कर लेंगे, इसे आप सही कर लेंगे, ठीक है क्रूअल मैन, यहाँ पर MN आएगा मैग्नीस, ठीक है FE 26 होता है इसका, ठीक है 27, निकल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है, जिंक का 30 होता है, ठीक है इस प्रकार से आप करते हुए चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये AR और ये हो जाएगा 4s2 3D7, यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा आपका AR, यहाँ पर ये 4s2 3D8, ठीक है यहाँ पर ये आ जाएगा आपका AR 4s2 3D 4s2 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 4s, यहाँ पर ये 1 3D10 ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं जिंक वाले की बात करूंगा तो AR, यहाँ पर ये 4s2 3D10, ठीक है। तो ये आपने डी ब्लॉक के जो तत्व थे उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो क्या पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था भैया, वो हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था NNS 1 2 आप लिखेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आप लिखेंगे N-1 D 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, यही तो था भैया, यही तो था आपका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ जी सर, ठीक है यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होती है। तो ऐसे ही आपकी जो अगली वाली श्रेणी है उनके बारे में हम बात करेंगे, तो ये उनके बारे में बात करेंगे तो उनका देखो यारी जरा निभा मौत तक, तो देखो यत्रियम, यत्रियम का आप क्या करेंगे, देखो आर्गन के बाद आपका क्या आता है क्रिप्टोन आता है, तो आप इसमें क्रिप्टोन लेंगे, अगली वाली में जिनोन देंगे और उससे अगली वाली में रेडोन लेंगे, क्या लेंगे रेडोन, इनर्ट गैस है वो आप ले लेंगे, यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर 3D था है और 3D था और आपका क्या था 4s2 था, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5s और यहाँ पर हो जाएगा 3D की जगह पर 4D, ये आपका चलेगा, ये आपका चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4s2 3D1 3D2, अब देखो ये आपके स्टार्ट हो गए 3D, अब जी में 2, यहाँ पर ये 4 5 6 ऐसे करके जो है आपके चलते गए, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका आप क्या कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या इनकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं होने वाली है, ठीक है लेकिन फिर भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए पढ़ाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए यहाँ पर एक टेबल ला दी है, ठीक है ये आपको क्या दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं। अब जिन पर स्टार लगा हुआ है, जिन पर स्टार लगा हुआ उन पर क्या हुआ होगा, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन जो है एस से लेकर के अपने में फुलफिल किया होगा, जैसे यहाँ पर ये किया है, ठीक है जैसे कॉपर वाले और क्रोमियम वाले केस में होता है, कॉपर वाले क्योंकि कॉपर जो है वो क्या होता है, सॉरी कॉपर और क्रोमियम हाफ फील्ड और फुल फील्ड पे क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, स्थायी जो है वो होते हैं, ठीक है ये आपको देख रहे होंगे, जैसे इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये 8 कर लिए, ठीक है 8 कर लिए, ऐसे क्या किया इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है और यहाँ पर ये 7 कर लिए स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए। तो जिन पर स्टार लगा हुआ जैसे कि देखो इस पर स्टार लगा हुआ है, इस पर स्टार लगा हुआ है, इस पर लगा हुआ है, इस पर, जिन पर स्टार लगा हुआ है वे आपके अपवाद हैं, ये आपके अपवाद हैं, इसमें सीक्वेंस में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आपकी आती है लेंथेनोइड, लेंथेनोइड जो आपके हैं जिसमें लेंथेनम आपका पहला तत्व होता है, फिर हॉफोनियम, टेलेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, तो ये आपके जो तत्व दे रखे हैं उनके सिंबल दे रखे हैं LaHF TaWRa और आपका ऑस्मियम। तो ला हफ्ता वा रे
उसे इंद्र पीटेगा और मैं हंसूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका जिनोन हो गया। यहाँ पर देखो जैसे उसमें 5D D1 आ गया, यहाँ पर 6 हो गया, एक ऐड होता जा रहा है। एक पहले वाले में देखा तो देखो पहले वाले में, पहली वाली श्रेणी में क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखा देता बता देता हूँ। आपने लिखा 4s2, ये आपकी 3D श्रेणी के लिए, 3D श्रेणी में क्या होता था, 4s2 3D1 2 3 ऐसे करके चलता था। 4D श्रेणी की हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 5s2 4D1 ऐसे होगा। अब ये आपकी 5D श्रेणी है तो 5D में क्या हो जाएगा, ये 6s2 और ये क्या हो जाएगा 5D 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा आपका। ऐसे ही हम 6D श्रेणी में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 7s2 और ये 6D 1 2 3 4 ऐसे 5 आपका चलता चलेगा। अब जो अपवाद हैं उनमें क्या होगा, वो डी एस से ले लेंगे और डी में उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं। तो ऐसे ही आपका ये, अब देखो लेंथेनम में क्या आ जाता है, बीच में क्या आ जाते हैं, एफ ब्लॉक के जो तत्व आ जाते हैं भैया, मैंने आपको अच्छे तरीके से कल समझाया था। तो जैसे लेंथेनम के बाद आपके भैया एफ में भरे जाते हैं, जैसे कि फिर किस में भरा जाता है, 4f1 4f2 4f3 ऐसे ऐसे जब करके बेटा 4f14 तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपका ये आपका आता है होफो नियम। क्या आता है, होप नियम। क्या आता है, होप नियम आता है। ठीक है, देखो आप देखेंगे भी परमाणु क्रमांक में भी अंतर है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है, जी सर बिल्कुल अंतर है। यहाँ पर ये 57 है और यहाँ पर ये क्या है, यदि ये लगातार होते तो यहाँ पर 58 नहीं होता, बिल्कुल होता। कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये आपने गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा भैया, बीच में जो आपके एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, वो एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जो आपको श्रेणी अलग बना करके दे दी जाती है, लेंथेनोइड श्रेणी और आपकी एक्टेनोइड श्रेणी, उनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है, एक बार बताएंगे, एक बार बताएंगे भैया क्या बात क्लियर है। जैसे 4f14 4f यहाँ पर आप एस से भी सही कर लेंगे, 4f यहाँ पर ये 14, ठीक है, ये 14 ही है भैया, यहाँ पर ये वन बड़ा बन गया, इसे आप सही कर लेंगे। ऐसे ये 14, ठीक है, ये आप देखेंगे 5D2 D3 D4 D5 D6, इसमें 2 चल रहा है, बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस में लगातार चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, आपका D7 ना D8 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये 9 हो गया, स्टेबल होने के लिए स्टार भी लगा हुआ है इस पे। ठीक है, ये क्या है, आपका अपवाद है, ये आपका क्या है, अपवाद है। ऐसे आपका गोल्ड की बात करेंगे, स्ट्राई होने के लिए क्या बना लेता है, 10 बना लेता है, क्या बना लेता है, 10 बना लेता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर ये बात करेंगे तो ये तो भैया 2 होता है ये। तो आपको एक बात बता दी जाए कि चारों श्रेणी में हम बात करेंगे तो आपके देखो ये जिंक है 3D श्रेणी का लास्ट। अच्छा, और 3D के बाद हम 4D श्रेणी की हम बात करेंगे तो 4D श्रेणी में आपका कौन है, 4D श्रेणी में है आपका यारी जरा ने हम मौत तक रुकर आगे कदम CD। ठीक है, कैडमियम है। इसके बाद बेटा 5D और एक आप 6D, तो यहाँ पर आपका ये Hg है 5D में, और यहाँ पर आपका Cn कोपोनियम है। ये तो भैया ये लास्ट हैं, इनको संक्रमण तो नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, इसका कारण भी है, तो इससे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आगे डिस्कस करूंगा इन बातों को। ठीक है भाई, तो यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट भी आप इन चीज़ों को लेते चलेंगे। अब देखेंगे भैया, देखो इसे आप सही कर लेंगे, इसको आप सही कर लेंगे, ये दोबारा उसी चीज़ को क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो इसे आप क्या कर लेंगे भैया, सही कर लेंगे। 1 मिनट रुकेंगे भाई, 1 मिनट। चलो भाई, अब इनके क्या होते हैं भैया, रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका होता है AC। क्या ट्रिक है, अस रफ दुबे संग, है ना, संग, असरफ दुबे संग, भागा हंस मत दोस्त, रोएगा कौन। ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है ना भैया। तो देखो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात कर लेता हूँ भैया। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपका 6D1 और ये आपका 7S2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कहाँ पर, मैं यहाँ पर बात करता हूँ भैया इस वाले केस की बात करता हूँ। तो देखो उसमें तो 4D श्रेणी आई थी आपकी, मतलब 4F आया था, 4F,
क्योंकि आपको पता है 4f और 5f, ठीक है। इसको हम लेंथेनोइड सीढ़ी कहते हैं, इसको हम एक्टेनोइड सीढ़ी कहते हैं। एफ ब्लॉक की 2 ही सीढ़ी होती हैं और हर एक सीढ़ी में कितने तत्व होते हैं? 14 होते हैं। टोटल हम बात करेंगे तो कितने हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? टोटल 28 आपके तत्व होते हैं। क्या बात क्लियर है? हाँ जी सर, बात क्लियर है। तो देखो 5f में भरे जाते हैं। देखो 89 के बाद 19 नहीं है ना? नहीं है। और देखो इनके बीच में कितने का गैप है? 14 का। तो 14 जो इलेक्ट्रॉन है वो इनमें भर जाते हैं। किस में भर जाते हैं? एफ में मैक्सिमम 14 भर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6d1 है, ये आपका d2 हो जाएगा 7s2, फिर d3 है 7s2, ठीक है, d4 7s2, d5 7s2, d6 7s2, ठीक है। ये आपका जो है लगातार चलता चलेगा, लगातार चलता चलेगा। अब देखो इसकी इसे भी भैया हम क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। इसे भी जो है हम सही कर लेंगे, ठीक, इसे भी सही कर लेंगे। ये तो सही है, ये तो सही है आपका कोपोनियम वाला, ठीक है। ये नहीं सही है, इनको आप सही कर लेंगे। इनको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? यारी जरा हंस मत दोस्त, मत दोस्त, रोएगा, रोएगा कौन, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। हंस मत दोस्त, रोएगा कौन, ठीक है। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसमें आपका वही सीक्वेंस चला हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। एक बार बताएंगे, क्या बात क्लियर है? इसे आप सही कर लेंगे, इसको भी आप क्या कर लेंगे भाई? ये आपका डी एस होगा, दोस्त ना। दोस्त का क्या हो जाएगा? डी एस हो जाएगा भाई। क्या लिख लेंगे इसे? हसमत दोस्त, ठीक है, दोस्त, रोएगा कौन। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो इसको हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5f तो चलेगा ही चलेगा, सब में बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर 7s2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप स्टार लगा लेंगे। इस पर स्टार लगा लेंगे, ये अपवाद है। ये क्या है? आपका अपवाद है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये स्टार लगा लेंगे। ये आपका 6d10 7s2। इस प्रकार से क्या हो जाता है भैया? इस प्रकार से आपके जो इलेक्ट्रॉन जो है वो, अब देखो आप देखेंगे जो लास्ट में चलता है, हाँ जी सर। अब इसके आगे ना पी ब्लॉक के कितने 6 तत्व और होते हैं, तो आप 112 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 118। तो मैंने आपको बताया था हमारी पूरी आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? पूरी आवर्त सारणी में हमारे तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। कितनी है? 118 है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? एक बार बताएंगे भैया सभी। अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो जेड एन जो है, आपका जेड एन जिंक, ठीक है, और इसके बाद आपका सी डी कैडमियम, इसके बाद आपका एच जी मरकरी, और आपका सी एन कोपोनियम। ये जो चारों तत्व होते हैं ना, ये चारों तत्व, ये आपकी मूल अवस्था, किसमें? मूल अवस्था, मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट, कौन सी में? ग्राउंड स्टेट में भी, हम ग्राउंड स्टेट की भी बात कर लेंगे, क्या होती है ग्राउंड स्टेट। और अपनी ऑक्सीकरण अवस्था, क्या? अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में भी भैया ये क्या होते हैं? पूर्ण भरित होते हैं। इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक भी क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे भाई, इसकी हम बात करेंगे। तो देखो अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? जिंक की, कैडमियम की, और किसकी बात कर लेता हूं? एच जी की, और आपकी सी एन की। इनकी हम बात करेंगे तो आप देखते होंगे लास्ट के मैं लिखूंगा तो ये आता है 4s2 3d10 आता है। ऐसे ही मैं इसकी बात करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5s2 4d10, ये आपका होता है। इसकी बात करूंगा 6s2 क्या हो जाएगा? 5d 10। और मैं इसकी बात करूंगा तो 7s2 6d10,
ये होता है। अब मैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो ये तो क्या है, ये इनकी मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इनकी मूल अवस्था का मतलब, जैसे आपसे कहा जाता है ना कि आप मूल कहाँ के निवासी हैं, मूल निवास बताइए आप अपना। मूल निवास मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप मूल कहाँ के, किस गांव से हो, है ना, आपकी जन्मभूमि कहाँ पर है, उसको बोला जाता है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं, जैसे इसका 30 होता है, जब 30 होता है, जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम इसका करते हैं तो क्या होता है भैया, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मूल में। अब मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर लूं, मैं जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था की मैं बात कर लूं तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, क्या देखेंगे कि जिंक पे ना, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, +2। अब आपको पता है कि इसमें से ना पहले ये नहीं त्यागेगा, ये नहीं त्यागेगा, ये कहेगा कि भैया मैं आराम से रहना चाहता हूं, पहले अपने से कमजोर व्यक्ति से कहेगा कि भैया तू त्याग, तो ये त्यागेगा ना। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है जिंक की, तो जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, होती है +2। कितनी होती है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। और +2, तो ये क्या करेगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 4s पे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और 3d कितने हो जाएंगे, 10। तो आप देखेंगे यहां पर जो डी कक्षक है, यहां पर जो आपकी डी कक्षक है वो क्या है, वो पूर्ण भरित है। क्या है वो, कंप्लीट क्या है, फुलफिल्ड है, पूर्ण भरित है। किस पर, ऑक्सीकरण अवस्था पर भी। ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था पर भी क्या है, ये पूर्ण भरित है। क्या ये, पूर्ण भरित है ऑक्सीकरण अवस्था पे। तो इसी वजह से कहा जाता है, इसी वजह से हम इन चारों को संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते। तो देखो यही ऊपर बात लिखी हुई है, जो बात ऊपर लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि Zn CD आपका कैडमियम Hg तथा Cn के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र मतलब ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है, आपको कई बार बता चुके हैं। n-1 डी आपके 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया भैया। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 और डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। ये क्षमता है से प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, इन तत्वों की मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, जो भैया ऑक्सीकरण अवस्था मैंने जिंक की ली, ऐसे हम इन सब की लेंगे तो इनकी में भी क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। इनकी भी +k2 ही होती है। कितनी होती है, +k2, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे और क्या होगा, ये पूर्ण भरित होंगे। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में भी इनके कक्षक क्या होते हैं, पूर्ण भरित होते हैं, कंप्लीट फुलफिल्ड होते हैं। इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं माना जाता, इसीलिए इन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं माना जाता। ठीक है, अब सर ये हमें पढ़ाया क्यों, क्योंकि देखा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ये पूछा जाता है कि ये बताओ कि भैया Zn जो है, जिंक जो है, वो संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से ये कारण आपको लिख के आना होगा, ये कारण आपको लिख के आना होगा। और सर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं। तो देखो, तो ये आप इस बात को लिखेंगे कि देखो हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम नंबर होता है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी मैंने आपको करना बताया था, इसका आता है भैया 4। यहां पर वैसे हालांकि लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 3d1 4s2, तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लिखेंगे स्कैंडियम में क्या होते हैं भैया, स्कैंडियम में सामान्य एवं ऑक्सीकरण अवस्था, स्कैंडियम में सामान्य
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था एवं 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 मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था दोनों में ही, दोनों में ही ये उत्तर है भैया, दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हैं, परंतु परंतु जिंक में, जिंक में, परंतु जिंक में मूलावस्था एवं मूलावस्था एवं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था दोनों, दोनों, परंतु जिंक में मूलावस्था एवं ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में, दोनों में ही, दोनों में ही क्या होता है भैया, दोनों में ही युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित यहां पर इलेक्ट्रॉन आप लिख लेंगे, अयुग्मित मतलब युग्मित, युग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये कारण आप लिख देंगे, इसी का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी का आपको जो है क्या मिल जाएगा, 1 मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चंस भैया आपसे पूछे जाते हैं। सामान्य अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, सामान्य और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों में ही ये क्या करता है, दोनों में ही भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरित होते हैं। इसी वजह से, इसी वजह से तो आप लिख देंगे अतः इसे संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता है। ठीक है, अतः इसे, और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा भी सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दिखा भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अतः आप ये वाली लाइन भी लिख लेंगे, अतः, अतः इसे संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर, एक बार बता देंगे भैया, एक बार बता देंगे। मैं जिंक की बात कर लूं तो जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का होता है 3d10 4s2। ठीक, 4s2। ठीक है भाई, चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट आगे बात करूंगा अगले वाले प्रश्न की तरफ। तो अगला वाला प्रश्न आपका क्या कहता है, एक बार देखेंगे भैया, अगले वाले प्रश्न को एक बार देखेंगे। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देखेंगे भैया। सिल्वर परमाणु की, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित कक्षक, पूर्ण भरित कक्षक 4d है, आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है। अभी आपने कहा कि भैया वो पूर्ण भरित, ये पूर्ण भरित तो मुझे ये भी दिख रहा है, पूर्ण भरित तो मुझे ये भी दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये क्या करता है, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि देखो मूलावस्था, तो लिखेंगे सिल्वर सिल्वर, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित, पूर्ण भरित 4d10 कक्षक
कक्षक है, परंतु परंतु ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो जाता है भैया, ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्या हो जाता है भैया, ये आपका कितना बन जाता है, ये आपका बन जाता है 4D9। क्या बन जाता है, ये 4D9 बन जाता है। क्या बन जाता है, ये आपका 4D9 बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, ये 4D9 जो है वो बन जाता है। क्या बात क्लियर है? क्या एक बार बताएंगे, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? 4D9 बन जाता है। और जब ये 4D9 बन जाएगा तो इसमें अयुग्मित होगा, अयुग्मित तो, परंतु ऑक्सीकरण अवस्था में 4D9 कक्षक कक्षक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, कहा जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व की श्रेणी में इसे रखा जाता है। क्योंकि देखो उसने क्या बोला, उसने जो शर्त रखी थी ना, उसने ये बात कही थी कि देखो अपनी मूलावस्था, या तो मूलावस्था में मिल जाए या ऑक्सीकरण अवस्था में किसी एक कंडीशन में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी एक कंडीशन में भी क्या हो जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो संक्रमण तत्व होगा, वो संक्रमण तत्व होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो वो मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व आपके होंगे। ठीक है भैया, वो क्या होंगे, आपके संक्रमण तत्व होंगे। अब देखो ये मूलावस्था, मूलावस्था में भरित, तो मूलावस्था क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेता है। क्या कर लेता है, ऐसे ले लेता है। जब उसके पास चार्ज लगता है Ag2+, ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में तो वो क्या कर लेता है, एक ऐसे लेता है और फिर एक इससे निकल जाता है। तो भैया यहाँ पर 9 रह जाते हैं, और 9 रह जाएंगे तो देखो ऐसे बनाया जाता है, देखो इसको ऐसे बनाया जाता है। डी में 5 क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। डी कक्षक में कितने, 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, बन गए। अब देखो हमको कितने भरने, हमको 4D9 भरने। कितने भरने, 4D9। तो आप कैसे भरेंगे, पहला भर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 भर दिए ना। तो एक इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित है, अयुग्मित, अनपेयर्ड है। इसी की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ये संक्रमण तत्व है। क्या है, संक्रमण तत्व है। क्या बात क्लियर है, एक बार बताएंगे भैया? क्या यहां तक बातें क्लियर हैं, एक बार बताएंगे? अब देखो हम बात करेंगे भैया किसके बारे में, सामान्य जो आपके जो संक्रमण जो तत्व होते हैं ना, उनके सामान्य गुणों की हम बात करेंगे। ठीक है, उनके सामान्य गुण क्या होते हैं, जैसे कि आप पढ़ के आए होंगे, जो धातु जो होते हैं ना, धातु, उनके सामान्य गुण क्या होते हैं, ये आघातवर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, है ना, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। ये सभी बातें हम कक्षा 10 में पढ़ के आते होते हैं। पढ़ के आते हैं जी सर, बिल्कुल पढ़ के आते हैं। तो देखो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो वो बेसिक बातें होती हैं, उनसे ऊपर चीजों को यहाँ पर हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड भी तो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो देखो
संक्रमण धातुओं की श्रेणी में ऊर्ध्वाधर समानताएं उतनी नहीं पाई जाती हैं जितनी की क्षैतिज पाई जाती हैं। देखो वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि आपको पता है ये स्कैंडियम, ये यत्रियम होता है, ठीक है, ये आपका लेंथेनम और ये आपका एक्टेनियम, ये होते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऊर्ध्वाधर हो गया, ऊर्ध्वाधर। वो कह रहा है इतनी समानता इनमें नहीं पाई जाएंगी जितनी कि किसमें पाई जाएगी, आपकी क्षैतिज में पाई जाएंगी, इसमें। इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। इनमें ज्यादा समानता पाई जाएंगी, न कि इनमें ज्यादा समानता पाई जाएंगी, ठीक है। इनमें ज्यादा समानता जो है वो पाई जाएंगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुई होगी, पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड पॉइंट, संक्रमण धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, कुछ को छोड़कर। अधिकतर जो संक्रमण धातु जो होती है ना वो क्या करती हैं, अधिकतर संक्रमण धातु जो है वो क्या करती है, आपकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करती है, वो प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट, ये सभी धातुएं तथा ये जो धातु होती है ना, सभी धातु कैसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। कैसी होती है, वैद्युत धनी होती है, वैद्युत धनी होती है। सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, ये कार्य करता है उत्प्रेरक। बात क्लियर, एक बार बताएंगे, ये उत्प्रेरक है। जैसे कि आपने देखा होगा पीटी की उपस्थिति में, पीडी की उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो देखो वही। तो देखो सामान्यतः, अगला पॉइंट है, सामान्यतः इन तत्वों में रंगीन यौगिकों का बनने की प्रवृत्ति होती है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, मतलब इनसे बने जो यौगिक होते हैं ना, इनसे बने जो यौगिक होते हैं उनको आप किसी जल में डालेंगे तो वो रंगीन आयन देंगे। क्या देंगे, वो रंगीन आयन, मतलब वो कलर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे आपका, ठीक है। तो ये रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके अधिकतर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। देखो अनुचुंबकीय हैं, तभी तो वो रंगीन आयन बनाएंगे, अनुचुंबकीय। इसके बाद आगे बात करेंगे भैया, इनके आयन संकुल मतलब जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनके जो यौगिक होते हैं ना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। ऐसे छोटे छोटे नहीं कि जैसे NaCl, H2SO4, HCl, ये नहीं, ऐसे नहीं होते इनके यौगिक। इनके यौगिक बहुत बड़े बड़े, जैसे उपसहसंयोजन यौगिक आपका चैप्टर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे, वहां पर इन बातों को अच्छे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। तो ये संकुल यौगिक बनाते हैं, उसी में आपको संकुल यौगिक का बनना आपको वहां पर सिखाया जाएगा। ये मिश्र धातु व अन्य अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे पीतल है, कांसा है, ठीक है, इनको मिश्र धातु बनाने में भी हम इनका उपयोग करते हैं। इनकी क्रियाशीलता एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है, क्योंकि ये एस और पी के मध्य आते हैं, एस और पी के मध्य होते हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो इनकी अभिक्रियाशीलता भी इनके मध्य ही होती है, ठीक है भैया। एस से कम होती है और पी से ज्यादा होती है अभिक्रियाशीलता। बात क्लियर, एक बार बताएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है ये उच्च तन्य सामर्थ्य। भैया मैंने बता दिया धातु कैसे होते हैं, तन्य होते हैं। आपको पता है कि एक ग्राम सोने में 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना, 200 मीटर लंबा तार, ठीक है, इतना तन्य होता है, इतना हम तान सकते हैं उसे, ठीक है। और ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनकी धातुक चमक आपको पता ही है कि धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, अपवादों को छोड़ दें तो, ठीक है, अपवादों को छोड़ दें तो।
अब जैसे अब ये पॉइंट आपको बता ही दिया, जिंक, कैडमियम, आपका मरकरी और आपका ये यहाँ पर CN लिखेंगे, कोपोनियम। जैसे अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूपिक क्या होती है, धात्विक संरचना होती है। इनकी जो मेटलिक जो स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, उनके क्या हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसको, देखो मरकरी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये बात हम पढ़ के आते हैं, लेकिन मरकरी किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया। ये क्या है, अपवाद है। तो कमरे, ये भैया मरकरी को छोड़कर जो कि कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है, अन्य सभी संक्रमण तत्व ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। क्या बात क्लियर है, हाँ जी सर। इसमें कुछ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे अधात्विक तत्वों के साथ अंतरकाशी यौगिक बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो ये हमने क्या पढ़े, ये इनके सामान्य गुण पढ़े कि भैया इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है। अगली वीडियो में हम इनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही सभी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा भैया, आपको जो है बैच को परचेज करना होगा। तो हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन पाठशाला 247 पर जो है आपके लिए एक बैच चलाया जा रहा है, जिसका नाम हमने बहुत सोच समझ के रखा है लक्ष्य बैच। क्योंकि 12th वाले बच्चों का एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है कि हम बोर्ड एग्जाम में क्या करें, 95+ अंक जो है वो प्राप्त करें। हम अपने अपने माता पिता, अपने स्कूल, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करें। यह बच्चों का सपना होता है, बच्चों का लक्ष्य होता है। तो उसी लक्ष्य को निर्धारण के लिए हम जो है आपके लिए एक बैच लेके आए हैं, जिसका नाम लक्ष्य बैच है, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत पर आपको क्या मिलने वाली है, फिजिक्स मिलने वाली है, बायोलॉजी मिलने वाली है, केमिस्ट्री मिलने वाली है, हिंदी मिलने वाली है, मैथ और इंग्लिश। ये सभी सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। इसमें एक लाइव बैच जो कि आपको लगातार अभी पढ़ाया जा रहा है, चल रहा है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक रिकॉर्डेड बैच मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का है। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें जल्दी करना है, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है। और एक आपको मिलेगा रिवीजन बैच। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए एक रिवीजन बैच चलाया जाएगा। तो टोटल आपको 3 बैच आपको मिलने वाले हैं। कितने, टोटल आपको 3 बैच इसमें मिलने वाले हैं। और इसका मात्र कितना प्राइस है, 1249 रुपये। कितना, 1249 रुपये। आप देखेंगे भैया कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, और उसके लिए कितना बहुत कम फीस है, 1249 रुपये में आपको ये सभी चीजें मिल रही हैं। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ और क्या मिलेंगे आपको, PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे ना, वो वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। किसके साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाले हैं। और भैया एक क्वेश्चन पेपर आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा भी रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और भैया इन सभी चीजों को एक डिसिप्लिन वे में करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में 95+, कितने, बोर्ड एग्जाम में 95+ अंक लेके आने के लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी। क्योंकि आप एक खरगोश की तरह चलोगे कि पहले 2 4 5 दिन अच्छे तरीके से मेहनत कर ली, 2 4 6 5 10 दिन जितना आपको मेहनत की, फिर उसके बाद आप ढिला गए, आपने मेहनत करना छोड़ दिया। एक बैच आप ले लोगे तो आपका दिमाग में फिक्स हो जाएगा, इतने बजे हम इसकी क्लास लेनी है, इतने बजे हमें उसकी क्लास लेनी है, ये प्रैक्टिस करनी है, वो करना है। तो मतलब आपका जो एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल है, वो आपका बन जाएगा। तो ये आपको क्या मिलते हैं, यहाँ से बेनिफिट्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है भाई, अच्छा। और देखो कि सर हम इतना भी एफर्ट नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे इतना भी एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। उनको क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, जिसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है। इसमें आपको भैया मैथ मिलने वाला है, उसमें आपको फिजिक्स मिलने वाली है, इसमें आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है, और बायोलॉजी भी मिलने वाली है। मात्र और मात्र कितने में, 399 रुपये में। कितने में, मात्र और मात्र 399 रुपये में। भैया बहुत ही कम कॉस्ट है, बहुत ही कम कॉस्ट। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो कब तक रहेगी, आपके एग्जाम तक रहेगी। कब तक रहेगी, आपके एग्जाम तक रहेगी।
तो बात क्लियर है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, इसमें इनरोल करेंगे। कैसे इनरोल करेंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके आप क्या करेंगे, वहां से पाठशाला 247 एप्लीकेशन जो है वो क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद आप उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करेंगे। वहां से आपका पेड कोर्स का क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आप जिस क्लास में पढ़ते हो उसका जो कोर्स है वो बाय नाउ कर लेंगे और आप उसमें इनरोल हो जाएंगे। आपकी डेली क्लास का आपको शेड्यूल, टाइम टेबल, वो सभी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है भाई, तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल करेंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।